अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और ये आपने पहले भी मैट्रिक में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। और दी वेरी सिंपल एंड ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री बट वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो मेरे नज़दीक ये ईजीएस्ट है इसलिए क्योंकि हम ये बार बार पढ़ते रहते हैं और ये बहुत आसान है। इस लेक्चर के बाद ये आपको बेहद आसान लगेगा। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की हम करेंगे डेफिनेशन, फिर हम देंगे इसकी एग्जांपल्स, फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, फिर हम बात करेंगे इसके ट्रेंड की, यानी ये कैसे वैरी करती है आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये सारा कुछ हम एक ही लेक्चर में देखने वाले हैं, तो बी पेशेंस विद दिस लेक्चर। तो डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन। मैं ये जो डेफिनेशन लिख रहा हूं ना, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की है। इलेक्ट्रॉन एक भी रिमूव हो सकता है, दो भी, तीन भी, इस तरह सो ऑन। हम एक इलेक्ट्रॉन को जब पहले को रिमूव करते हैं तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मैं वो लिख रहा हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म। अब आपको लग रहा होगा सर इतनी मुश्किल डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये बहुत आसान है, इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव चार्ज अब +1 होगा आयंस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसी तरह थर्ड भी हो सकती है। अगर हम किसी आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे जिस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सेकंड होगी। अगर +2 उस पर चार्ज होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, वो थर्ड होगी। तो देखें, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम ईच एटम in the 1 mole of atoms of an element in gaseous state to form 1 mole of gaseous positive ions is called first ionization energy। क्या है इसका मतलब, समझते हैं। देखें, लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम एटम्स हैं। अब जो सोडियम एटम हमने लेने हैं, ये सोडियम एटम जाहिर बात है एलिमेंट के होंगे और एलिमेंट सोडियम होगा। ये जो एटम्स हमने लेने, ये अपनी गैसियस स्टेट में होंगे। पहली तो बात ये याद रखें, सोडियम वैसे तो सॉलिड मेटल है, लेकिन इसको हमने गैसियस स्टेट में लेना है। उस सॉलिड से गैसियस स्टेट में लाने के लिए क्या एनर्जी लगी, उससे हमारा अभी कोई कंसर्न नहीं है। वैसे उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं, हमने तो असल में आयोनाइजेशन एनर्जी को समझना है। तो ये जो सोडियम एटम्स हैं गैसियस फॉर्म में, ये हमने लेने हैं 1 मोल। 1 मोल से ये मुराद है कि ये हम लेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। इस तरह के जो एटम्स हैं वो हम ले लेंगे, सही है, सोडियम के, और वो अपनी गैसियस स्टेट में होंगे। अब इसके आखिरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हमने रिमूव करना है, और कितने एटम्स में से करना है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स इस तरह के जो होंगे उनमें से करना है। तो फिर क्या होगा, वो बन जाएंगे पॉजिटिव गैसियस आयंस, और ये जो पॉजिटिव गैसियस आयंस बनेंगे ये भी पूरे 1 मोल बनेंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। अब ये पॉजिटिव आयंस, और यहां से निकलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। यानी यूं समझ लें, हमने एलिमेंट लिया सोडियम, है ना, और उसकी ली गैसियस स्टेट, और उसको लिया 1 मोल, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम लिए। उसके आखिरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है उन सारों को एक एक करके निकाला, 1 बाय 1 हर एटम में से निकाला, तो इतने इलेक्ट्रॉन निकले और पॉजिटिव आयंस इतने बने। सो इसके लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ी ये सारा काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो इसको डेल्टा H IE आप कह सकते हो।
तो सोडियम के केस में ये होती 494 किलो जूल्स पर मोल। ये देखें किलो जूल्स एनर्जी का यूनिट है और पर मोल एक मोल सब्सटेंस के लिए है। तो अब आप डेफिनेशन को पढ़ें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, यानी हर इलेक्ट्रॉन को निकालना है हर एटम में से। और कितने एटम्स लेने हमने, ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के 1 मोल एटम्स में से जो अपनी गैसियस स्टेट में होंगे, और उनको ये करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उनको हमने बता देना गैसियस पॉजिटिव आयंस। तो ये है बच्चों इसकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक। और ये बहुत अप्रोप्रिएट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो हमारी प्रीवियस ओल्ड डेफिनेशन है उनसे डिफरेंट है। वहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम से रिमूव करके बात करते होते हैं, लेकिन यहां पे हमने एग्जैक्ट बात की है कि हमने 1 मोल एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाला और 1 मोल पॉजिटिव गैसियस आयंस बनाए। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह कैल्शियम ले लें, अगर आप कैल्शियम अपनी गैसियस स्टेट में, तो इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इसमें वैसे आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 बाय 1 हम रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें भी इसी तरह, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसकी सेकंड भी होगी। तो ये हमारे पास होती है 590 किलो जूल्स पर मोल। तो देखें ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम है। कैल्शियम के गैसियस एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर उनको गैसियस पॉजिटिव आयंस बनाने के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कैल्शियम जो है इसके आखिरी शेल में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब हम अगर पॉजिटिव आयन ले लें ये वाला, और ये भी चूंकि अपनी गैसियस स्टेट में है, इसके अंदर जो आखिरी शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो अगर हम निकाल दें तो इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा, और ये भी गैसियस आयंस होंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन। अब ये सारा नंबर जो हम कैलकुलेशन करें वो एवोगैड्रो नंबर के मुताबिक, ये याद रखें। ये भी हमने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स लिए, इससे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बने। अब ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस लेके इससे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पॉजिटिव +2 आयंस बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दिस इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये है 1150 किलो जूल्स पर मोल, जो कि फर्स्ट डे ज्यादा है। देखें है तो कैल्शियम ही, लेकिन पहली दफा जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाले आखिरी शेल से, जो पहला इलेक्ट्रॉन था वो निकाला, उसमें हमें कम एनर्जी चाहिए, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकाला इसी कैल्शियम से, जो पॉजिटिव आयन बना है, क्योंकि कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले को निकालने के लिए कम एनर्जी, दूसरे को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब ये ज्यादा क्यों चाहिए, उसकी वजह बहुत सिंपल है। यहां पे जो हमारे पास कैल्शियम एटम था इसके अंदर प्रोटॉन थे 20, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर थे 20, ठीक है। लेकिन ये जो आयन बना है ना, इसके अंदर प्रोटॉन तो 20 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होके 19 रह गए थे। तो जो 19 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हैं उन पर जो न्यूक्लियस की कशिश है यानी अट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा है। तो दैट इज वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा एनर्जी के साथ होगा लेकिन ज्यादा। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, ये अगर थर्ड है तो वो सेकंड से ज्यादा होगी, है ना, और अगर सेकंड है तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। इनको हम बोलते हैं हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो याद रखिएगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा होती है और सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होती है। दैट इज अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स पे। तो मुश्किल नहीं है, यहां तक मेरे ख्याल में बातें आपको समझ आ गई। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, IE मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अब इसमें एक एक फैक्टर को मैं डिस्कस करता जाऊंगा और साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, और आपने उसको नोट कर लेना है और बुक से रीड भी कर लेना है। तो हमारे पास जो पहला फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम इसको एग्जैक्ट बोलें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और याद रखिएगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होगा, ज्यादा होगा, उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों है, देखें, अगर एटम के न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, है ना, ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो उसके प्रोटॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने वाला सीन है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, खटाई में पड़ जाएगा। तो हम यूं कहते हैं, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, हम इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आई होप ये आपको फैक्टर समझ आया, बाकी इसकी रीडिंग आपने बुक से करनी। अच्छा, सेकंड है हमारे पास
वो है साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स और आयंस। जो हमारे पास आयंस, जैसे ये आयन है, इसका साइज या इस एटम का साइज, ये भी डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, और या आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो इसका इनवर्स रिलेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। अब इसकी क्या वजह है? देखिए, आप अगर एटम ज्यादा बड़ा लोगे तो उसका जो आखिरी शेल होगा, है ना, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा। बात समझ आ रही? और अगर छोटा एटम होगा तो उसका आखिरी शेल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा। तो अगर ज्यादा दूर शेल है किसी एटम का तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और अगर करीब है न्यूक्लियस के शेल तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। तो इसका मतलब साइज जितना बड़ा होगा एटम का या आयन का, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा, उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो साइज ज्यादा होने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और साइज कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे रिलेशन रहेगा इनवर्स। अच्छा जी, तीसरा फैक्टर हमारे पास होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। ये होती है आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और न्यूक्लियस, उसकी कशिश में कमी हो जाती है जब अंदर वाले शेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रीवियस वीडियो में, जो लिथियम है उसका आखिरी शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम के अंदर जो शेल्स हैं न्यूक्लियस के, मतलब साथ पहले के शेल आता है, फिर एल आता है, फिर एम में है इलेक्ट्रॉन एक सोडियम के अंदर। तो जो अंदर वाले दो शेल्स हैं वो न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की कशिश सोडियम के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है। और अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में अंदर एक ही शेल होता है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन की कशिश को वो उतना कम नहीं कर पाता जितना सोडियम में कम हुआ। तो यूं कह लें, सिंपल इज दैट, आसान वर्डिंग्स में, कि जितना एटम का साइज बड़ा होगा, जितने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे, उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। और जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो ईज ऑफ रिमूवल इलेक्ट्रॉन होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है ना, एटम का साइज बड़ा है, उसमें शेल्स ज्यादा हैं, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होगी। और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। दैट्स इट। चौथा फैक्टर है, ये मैं पता क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि ये तीनों चीजें, न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम, शील्डिंग इफेक्ट, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो है वीडियो के मोर में जाएंगे ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने अपना इसी चैप्टर का जो है वो आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर की हुई है, उसको आप क्लिक करके, मेरे ख्याल में वो लेक्चर नंबर 7 या 8 बनता है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है। चौथा जो हमारे पास फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि पहले ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो देखते हैं। ये मैंने 3 फैक्टर्स एक्सप्लेन नहीं किए, थोड़ा थोड़ा वैसे आपको बता दिए। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए, इसमें ना एक हमारे पास होता है कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, ऑर्बिटल्स। ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, या सब शेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं लेता हूं मिसाल के तौर पे। अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, किनकी? नोबल गैसेस की, कोई भी ले लो। लेट्स सपोज हम नियोन की बात कर लेते हैं। अब नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 1s2 2s2 एंड 2p6। अब ये देखें, इसके देखो एस जो सब शेल होता है ना, ये बात याद रखनी है। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं और डी में 10 होते हैं। ठीक है, एफ में 14 होते हैं। ये आपने याद रखना है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, पी में पूरे इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो मुकम्मल फील्ड है, एस में 2 हैं, एस में 2 हैं, तो ये बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज कॉल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो जब भी हम कहते हैं कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। इसी तरह हाफ फील्ड की बात कर लेते हैं। यहां पे मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं। देखें, हमारे पास एक तरफ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 और 2p3। अब देखिए, p में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, लेकिन यहां पे p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, मींस ये हाफ फील्ड है। जब ऐसा हो तो भी ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है स्टेबल। इन दोनों सूरतों में आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहती है। ओके, इन दोनों सूरतों में, ये जो सूरतें हाल हैं दोनों, इन दोनों केसेस में जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा रहती है, ये याद रखना है।
आयोनाइजेशन एनर्जी इस केस में क्या रहती है, हाई। किस केसेस में, किन केसेस में, जब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। इसमें मैं एक एग्जांपल और कोट करूंगा, ऑक्सीजन वाली। अब ये देखें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 एंड 2p4। अब अगर आपसे मैं पूछूं, देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिल्कुल साथ साथ है, पहले नाइट्रोजन आती फिर ऑक्सीजन आती है। वैसे तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी को कम होना चाहिए और ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, उस पर हम बात करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन है ये कम होती है, ये गालबन 1403 किलो जूल्स पर मोल होती है। ये आप चेक कर लेना बुक से, मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ अभी। और इसकी ज़्यादा होती 1500 शायद 13 होती है किलो जूल्स पर मोल। लेट मी चेक दिस आउट कि ये इतनी है कि इसमें कोई चेंज तो नहीं है। फिर आप कहेंगे कि सर आपने तो वैल्यूज़ हमें गलत बता दी हैं, हमने तो याद करनी होती हैं। तो लेट मी चेक दिस आउट, 1365 है जी। हाँ थोड़ी कम होनी थी, मैंने ज़्यादा बना दी है, सॉरी। ये है 13, ये देखें ना यहाँ मिस्टेक होगी, 1365 किलो जूल्स पर मोल है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ चेक करें, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में ये जो सबशेल है ये हाफ फिल्ड नहीं है, ऐसे ही है, ये हाफ फिल्ड नहीं है, और यहाँ पे ये हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबल है। तो स्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करूँ पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, तो ये ज़्यादा है। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी स्लाइड से कम है कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन, हालांकि ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये जो एक्सेप्शन आई है ये क्यों आई है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसकी, नाइट्रोजन की, जो कि नहीं है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की आखिरी शेल में यहाँ पे ऑर्बिटल के अंदर आप या सब शेल के अंदर कह लो कि वो हाफ फिल्ड नहीं है, और यहाँ पे हाफ फिल्ड है। आई रियली होप कि चौथा जो पॉइंट है आपको समझ आया होगा। अब हम जो आगे बढ़ेंगे वीडियो में, मुझे लेंथ चेक कर लेने दें वीडियो की कितनी होगी, 18 मिनट की, तकरीबन 17 मिनट की होगी ये वीडियो। 2-3 मिनट और मुझे दे दें, 4 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं मैं टाइम लूँगा। अब हम जो बात करेंगे वो होगी क्या, आखिरी फैक्टर पे, और उसके साथ हम ट्रेंड डिस्कस कर लेंगे कि पीरियड और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वैरी करती है। पांचवा जो फैक्टर है वो है स्पिन पेयर रिपल्शन। सर ये क्या होती है? अच्छा, ये जितनी ज़्यादा होती है ना उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी इसका इन्वर्स रिलेशन है, आप यूं समझ लो, इसका इन्वर्स रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। स्पिन पेयर रिपल्शन का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं तो उनकी स्पिन जो है वो दो तरह की होती है, ऑपोजिट हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो ऑपोजिट स्पिन के साथ हैं तो वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, और वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होती है कंपैरेटिव टू अगर अनपेयर्ड हों, यानी पेयर ना हुए हों, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल हम समझते हैं, हमारे पास एक तरफ है मैंगनीज, सही है, ओके, और एक तरफ है क्रोमियम। अब जो मैंगनीज और क्रोमियम है इनमें दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए मैं चलो पहले क्रोमियम मैंगनीज, पहले क्रोमियम लिख लेता हूँ फिर मैंगनीज। इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है और इसका 25, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैसे सीख लेंगे। यहाँ पे आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इसके भी आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है 4s1 और 3d5, ओके, और यहाँ पे होता है 4s2 एंड 3d5। अब यहाँ पे हमने बेसिकली s में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है दोनों में। तो होता ये है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये स्पिन पेयर रिपल्शन नहीं दे रहा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पिन पेयर रिपल्शन है, स्पिन पेयर रिपल्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल कैसे, एक ऊपर की तरफ स्पिन है और एक नीचे की तरफ, तो ये जो स्पिन पेयर रिपल्शन है इसकी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन उतनी स्टेबल नहीं है जितनी क्रोमियम की है। यही वजह है जो क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू मैंगनीज। बस आप इसमें इतना ही याद रख लें फिलहाल, ठीक है, ये काफ़ी होगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पे अभी ज़्यादा हमने काम नहीं किया। अब हम आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड और ग्रुप में कैसे कम होती है। अगेन मैं आपसे कहूँगा आप लेक्चर नंबर 7 ज़रूर देखें, लेक्चर नंबर 7 में ही सारा कुछ ये समझ आ जाना है। इन अ पीरियड, एक पीरियड में क्या होता है, मैं सीधा बातें यानी मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। इन अ पीरियड में क्या होता है, नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होता है, ये इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases from
लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये जो ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, ये सेम है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, सेम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हमारा अगला टॉपिक है, सेम है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो उससे अगला टॉपिक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही है। और दूसरी चीज क्या होती है पीरियड में, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। और तीसरी चीज होती है शील्डिंग इफेक्ट, वो भी सेम रहता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो रिमेन सेम ऑलमोस्ट, जो पीरियड होता है। तो उससे क्या होता है, फिर जो साइज होता है पीरियड में वो लेफ्ट टू राइट कम होता है। तो साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इन आ पीरियड वो हो जाता है डेक्रीज, डेक्रीज, ठीक है। तो जो एटम्स का साइज होता है ना, वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डेक्रीज। और जितना साइज छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पे फिर आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, बढ़ेगी। ये आपने पॉइंट याद रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। तो यूं समझ लें कि साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो यहां पे भी हमने देखा था, ये आप चेक कर लें, ठीक है। अब हम अगर ग्रुप में बात करें, इना ग्रुप, वो मैं यहां पे मिटा के लिख देता हूं, इरेज करके, मिटा के क्या होता है सर, इरेज करके क्या करें, हमारी सारी इंग्लिश खराब कर देते हैं आप। मिटा के क्या होता है, इरेज करके होता है, हाँ जी, इरेज करके। तो इन आ ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर सबसे पहले तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बट इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट नॉट इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट नॉट इफेक्टिव, बट नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं होता। तो फिर क्या होता है इफेक्टिव सर, तो ये तो पहला फैक्टर हो गया। दूसरा होता है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स ये करते हैं इंक्रीजेस या इंक्रीज, उससे क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। ये मैं टॉप टू बॉटम बात कर रहा हूं क्योंकि ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर इससे क्या होता है, साइज ऑफ एटम टॉप टू बॉटम बढ़ता है ना, साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन आ ग्रुप। तो फिर साइज का क्या रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, तो सर डायरेक्ट है, नो इनवर्स है। देखो साइज कम हो रहा था, ये डिक्रीज हो रहा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही थी। यहां पे साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब ये बातें आपने याद रखनी है। लेफ्ट टू राइट जब भी हम मूव करेंगे पीरियड के अंदर, तो साइज ऑफ एटम कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो या इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जो अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको बताने वाला हूं, फिर उसमें मैंने ट्रेंड नहीं बताना इस तरह लिख के, ठीक है। मैं फिर रिपीट करूं, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम कम होता है। साइज ऑफ एटम क्यों कम होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहता है तकरीबन, तो फिर उससे साइज कम हो रहा होता है पीरियड में, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसके उलट चल रही होती तो बढ़ती है। अगर हम ग्रुप में बात करें, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जरूर है लेकिन इफेक्टिव नहीं होता, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिससे साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होगी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम होगी, और ऊपर वाली बातें यही लिखेंगे आप अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाए। सिर्फ यहां आपने आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज करवाया, वहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिक्रीज करवा दोगे और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को। सर वो क्या होते हैं, वो हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है ना, दोबारा सुन लें एक दफा फिर बता रहा हूं। पीरियड के अंदर साइज ने होना है कम, क्यों होना है कम, तीन वजूहात हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ने बढ़ना है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी पीरियड में बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ेगी। अब अगर हम ग्रुप में बात करें तो साइज ऑफ एटम ने होना है इंक्रीज, तो जब वो इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ने कम होना है। जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होती है ग्रुप में और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम होती है। मैंने क्यों ऐसे कहा, क्योंकि अगले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ाना है, उसमें फिर मैंने ट्रेंड्स नहीं बताने और आपको कह देना है कि आप जाके आयनाइजेशन एनर्जी वाला लेक्चर सुने। तो बेहतर है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। आई रियली होप कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान और ईजी हुई होंगी
और आपको समझ भी आई होंगी। अब अगर आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए पक्का हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।